नमस्कार आप सभी को। तो हमने जो है संविधान की पहली कक्षा को अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया था, जिसमें हमने संविधान के बारे में जाना था कि संविधान क्या होता है। हालांकि शुरुआत की कक्षा में मैंने दो टॉपिक लिए थे, जिसमें पहला टॉपिक जो आपका था संविधान था, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और दूसरा जो टॉपिक था वो पॉलिटी था, जिसको अपन राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हमने अपनी पहली कक्षा में संविधान के बारे में जो है अच्छे तरीके से समझ लिया था। मैं अभी 1 से 2 मिनट में पिछले क्लास को पूरी तरीके से जो है मैं समराइज कर देता हूं कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या है। तो आपके सामने मैं उन सब बातों को रख रहा हूं। तो संविधान का अर्थ मैंने आपको बताया था कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, जो कि एक तकनीकी परिभाषा थी। और मैंने इसमें पिछली कक्षा में एक क्रिकेट मैच से संबंधित एक एग्जांपल भी दिया था कि जिस प्रकार निर्णायक सारे खेल का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार से किसी देश का शासन चलाने के लिए जो प्रावधानों का जो संग्रह जो है, जो कानूनों का जो समुच्चय जो है, हम उसको संविधान के नाम से जानते हैं। और मैंने उसको एक वाक्य में कहा भी था कि संविधान जो है एक प्रकार से शक्ति का क्या है, मानचित्र है। और मैंने लास्ट लाइन में शायद ये भी लिखा था कि संविधान जो है कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट और साथ में नागरिक के बीच में क्या बताता है, संबंध को बताता है। और एक लाइन जो छूट रहा है वो ये था कि सार्वजनिक जीवन का इसके द्वारा संचालन किया जाता है। सार्वजनिक जीवन में क्या क्या बातें आती हैं, तो सार्वजनिक जीवन में मैंने आपको बताया था शिक्षा, अर्थव्यवस्था, उसमें मैंने आपको बताया था राजनीति। इन सारी बातों को मैंने उसमें इंक्लूड किया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था है। आज हमको पॉलिटी को समझना है कि राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होता है। तो आइए फिर समझते हैं राज्य व्यवस्था और पॉलिटी को। तो ये जो है आपके सामने टॉपिक लग रहा है पॉलिटी या राज्य व्यवस्था। तो पहले इसको अपन 2-3 लाइन में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको अपन बोर्ड में नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि जब आप संविधान को, चूंकि संविधान किसका समुच्चय है, कानून का समुच्चय है, तो जब आप संविधान को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास करते हैं, रिपीट कर रहा हूं बात को, कि जब आप संविधान को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करते हैं, तब जो मुद्दे उभर कर आते हैं, तब जो इश्यूज उभर कर आते हैं, हम उनको राज्य व्यवस्था कहते हैं। सामान्य शब्दों में यदि मैं कहूं तो कुल मिला के राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है, अर्थात एक प्रकार से ये संविधान का अनुप्रयोग है। जी हां, तो ये राज्य व्यवस्था के बारे में मैंने क्या बताया कि राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है, अर्थात एक प्रकार का यह अनुप्रयोग है। मतलब जब आप संविधान को लागू करेंगे तो जो मुद्दे उभर कर आएंगे, आप उनको सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं, राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि राज्य व्यवस्था कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब राज्य व्यवस्था के कहना चाहिए घटक क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो राज्य व्यवस्था मुख्यतः जो है 3 तत्वों से मिलकर बनता है। 3 तत्वों में जो आपका सबसे पहला जो तत्व है, पहला है संसद का कानून। संसद जो कानून बनाता है, कहीं ना कहीं वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा, न्यायालय के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायालय जो निर्णय देता है वो भी जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। और तीसरा जो है संविधानेतर संस्थाएं। जी हाँ, ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको हम आने वाले क्लास में समझेंगे कि संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं, जिसको हम अपन अंग्रेजी में जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। इस संविधानेतर संस्थाएं में बहुत सारे आते हैं। कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, कुछ असंवैधानिक संस्थाएं होती हैं। तो इन सब का सम्मिलित रूप से कहीं ना कहीं जो है ये प्रकार है संस्थाओं के। तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को पूरी तरीके से रिपीट कर रहा हूं कि राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, वह उसका अनुप्रयोग है। जब आप संविधान को लागू करते हैं तो लागू करते समय जो मुद्दे उभर कर आते हैं, आप उनको क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। मैंने आपको बताया राज्य व्यवस्था कितने तत्वों से मिलकर बनते हैं, 3 तत्वों से मिलकर बनते हैं। पहला मैंने बोला संसद का कानून, लॉज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, न्यायालय के निर्णय, डिसीजन ऑफ जुडिशियरी। और तीसरा मैंने आपको बताया मैंने संविधानेतर संस्थाएं, जिसको अपन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं, बॉडीज।
तो इन सभी बातों को पहले मैं आपके सामने जो है बोर्ड पर लिख देता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको राज्य व्यवस्था को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगा। और ये एग्जांपल हमने पढ़ा है पर हम समझ नहीं पाते कि वास्तव में राज्य व्यवस्था से ही संबंधित है। तो अपन सबसे पहले परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद वो तीनों एग्जांपल को जो मैं आपके सामने रखूंगा जल्दी से जल्दी उसको अपन समझ लेंगे। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था की परिभाषा को अपन देखते हैं। तो जो आपका राज्य व्यवस्था जो है संविधान का व्यवहारिक रूप है, अर्थात अनुप्रयोग है। ये पहली बात मैंने कही थी जिसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया। दूसरी बात, संविधान को लागू करते समय संविधान को लागू करते समय जो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उन्हें हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है आपका राज्य व्यवस्था तीन तत्वों से मिलकर बनती है, जिसमें पहला तत्व है आपका संसद का कानून, जिसको अपन कहते हैं लॉज ऑफ पार्लियामेंट। लॉज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा जो है वो है आपका न्यायालय के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियरी। और आपका लास्ट जो पॉइंट है जो मैंने बताया था आपको, संविधानेतर संस्थाएं। संविधानेतर संस्थाएं जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं जगह को देखते हुए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये कुल मिला के राज्य व्यवस्था के जो है रूप है। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर रहा हूं पूरी बातों को। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, अर्थात एक प्रकार का यह अनुप्रयोग है। संविधान को आप लागू करेंगे, जो मुद्दे उभर कर आएंगे आप उनको क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था कहेंगे। राज्य व्यवस्था जो है आपका तीन तत्वों से मिलकर बनता है। पहला आपका संसद के कानून से, जिसको अपन लॉज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा आपका न्यायालय के निर्णय से, जिसको अपन डिसीजन ऑफ जुडिशियरी कहते हैं। और तीसरा जो आपका पॉइंट है संविधानेतर संस्थाएं, जिसको अपन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं, बॉडीज कहते हैं। तो कुल मिला के ये जो मुद्दे हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखता हूं, कुछ एग्जांपल्स रखता हूं और आप समझने का प्रयास करिए। यदि नहीं भी आपको समझ में आ पाता है तो जब मैं आगे की आने वाले जब मैं क्लासों को लूंगा तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को आप रिलेट करेंगे और मैं आपको याद भी दिलाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर एग्जाम्पल को लेना जो मैं चालू करता हूं। सबसे पहले मैं संविधान के एक आर्टिकल के बारे में आपसे उल्लेख करना चाहूंगा। संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 17 जिसको अपन अनुच्छेद 17 के नाम से जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ मतलब एक हम उसको अस्पृश्यता का अंत कैसे करेंगे, कानून बनाकर। और कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो संसद ने क्या किया, एक कानून बनाया। संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया। और उस कानून का क्या नाम था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। उस कानून का नाम क्या था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, तो ये कानून बनाया। अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए संसद ने क्या बनाया, एक कानून बनाया, जिसका हमने क्या नाम दिया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। हालांकि 1976 में इसके नाम को बदल दिया गया था। 1976 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था नागरिक संरक्षण, माफ कीजिएगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अस्पृश्यता का अंत के लिए कानून बनाया गया। उस कानून को 1976 में बदल के उसका नाम क्या रख दिया गया, नागरिक अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1976। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूं, आपने एक आर्टिकल और देखा होगा संविधान को पढ़ते समय, आर्टिकल 19, उसमें लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, आर्टिकल 19 उसमें लिखा हुआ है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये तो संविधान में लिखा हुआ है, ये तो कानून में लिखा हुआ है, अब इसको जमीनी स्तर पर लागू कैसे किया जाए? तो एक केस मुझे याद आ रहा है 2020 का। 2020 का जो केस है गुलाम नबी आजाद से संबंधित है, जो कि कांग्रेस के नेता है, माफ कीजिए कांग्रेस के नेता थे, अब तो वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो संन्यास ले चुके हैं, कुल मिलाकर राजनीति से भी जो है संन्यास ले चुके हैं कहना होगा। तो ये जो गुलाम नबी आजाद का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, अर्थात ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, राज्य ये आपसे छीन नहीं सकता है। तो सामान्य सी बात है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको जमीनी स्तर पर लागू कैसे किया गया? तो न्यायालय ने इसको लागू किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 2020 में कि इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान का व्यवहारिक रूप था। तो बस सिंपल है, संविधान का व्यवहारिक रूप ही क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो ये जो है राज्य व्यवस्था के बारे में ये पूरा का पूरा जो टॉपिक आपके सामने मैंने रखा। यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सवाल जो है डाल सकते हैं। तो फिर जो है अपन अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।